हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यूनिक बैच के एक और वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर के 10 सबसे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो चलिए इन सब क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगा, चलिए बताइए। Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई। यहां से आप N का मान निकालेंगे, N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q के बटे E। Q का मान हमें दिया है कितना, एक कूलाम। Q का मान दिया है ना, एक कूलाम। E का मान जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमा लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, E बराबर होता है F के बटे Q, यही होता है ना। अच्छा, मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्यू मतलब आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद पूछ रहा है डायमेंशन विमा। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बताइए। डायमेंशन आपका होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का MLT-3A-1। ठीक है ना, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है और बहुत रिपीट करता है यह क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, उसके बाद विमा क्या है, MLT-3 A-1। ठीक है ना, इजी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप करता है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों। दो कारण पूछा। पहला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रखे हैं, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वह कहाँ रखे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं, मान लेते हैं E। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो बल कार्य करता है वह भी क्या होगा, समान, क्योंकि दोनों के द्रव्यमान क्या है, समान है। अरे जो बल होता है F होता है वह किस किस पर निर्भर करता है, QE पर। ठीक है, E दोनों के लिए समान है और दोनों पर चार्ज का भी मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो दोनों पर जो बल कार्य करेगा वह भी क्या होगा, समान होगा। जो फोर्स कार्य करेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर वह क्या होगा, सेम होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, सेम होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। अच्छा, हमें क्या निकालना है, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों। अच्छा, त्वरण कैसे निकलता है बताइए। त्वरण निकालने का फार्मूला क्या है, देखिए त्वरण निकालने का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू होता है M इंटू ए। ध्यान दीजिएगा, हमें सॉरी M इंटू ए होता है, M इंटू ए होता है। ठीक है, M इंटू ए। यहां से हमें निकालना है त्वरण का मान, तो A बराबर क्या हो जाएगा, F के बटे M। ठीक है, अब देखिए दोनों के लिए जो बल है वह तो समान है। हमने क्या निकाला अभी भी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर जो बल कार्य करेगा वह सेम कार्य करेगा, सेम बल कार्य करेगा, यानी निर्भर किस पर करेगा, द्रव्यमान पर। अब देखिए A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m हो गया। फोर्स तो कांस्टेंट है, फोर्स तो बदल नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए। अब जिसके लिए यम का मान कम होगा उसका त्वरण अधिक होगा। जिसके देखिए बटे में है ना एक के, तो यम का मान जिसके लिए कम, किसके लिए कम, इलेक्ट्रॉन के लिए कम। ठीक है, यम का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए कम होता है, अतः इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होगा वह क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, कम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन
महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि आवेश का सबसे छोटा और बड़ा मात्रक लिखिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है सबसे छोटा मात्रक। तो सबसे छोटा जो मात्रक है आवेश का, आप लोग बता सकते हैं? बताइए आप में से कोई, सबसे छोटा मात्रक क्या आपको पता है? हाँ, देखिए आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और यही ESU को कहीं कहीं फ्रैंकलिन भी लिखा मिलता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों नाम, फ्रैंकलिन कहे या फिर ESU कहे, एक ही चीज है। फ्रैंकलिन, आवेश शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए आवेश का जो मात्रक रखा गया है वह इन्हीं के नाम पर ही रखा गया है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन भी कहते हैं। फ्रैंकलिन कौन है जानते हैं ना? आवेश शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रैंकलिन ने ही किया था। सबसे बड़ा मात्रक बताइए, चलिए। सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आवेश से रिलेटेड है। कह रहा है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा मात्रक बताइए। तो सबसे छोटा मात्रक है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, विद्युत आवेश के क्वांटी, देखिए क्वांटीकरण लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? क्वांटीकरण है। ठीक है, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मतलब होता है कि किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश का मान Q होगा वह मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यानी कि किसी भी वस्तु पर आवेश का जो मान होगा वह 2e हो सकता है, किसी भी वस्तु पर आवेश का जो मान होगा वह 10e हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि Q का जो मान हो वह 3/2e हो, ऐसा संभव नहीं है। यही कहता है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का जो मान है वह मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप का होता है। ठीक, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान बताइए। ठीक है, सबसे पहले आपको कहाँ बताना है? अच्छी स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में। ठीक, एक्सियल पोजीशन में क्या होगा बताइए? एक्सियल पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r⁵। किसका मान होगा? वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। ठीक है, इक्वाटोरियल पोजीशन में बताइए। इक्वाटोरियल पोजीशन मतलब क्या? निरक्षी स्थिति में। ठीक है, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा बताइए? निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, जहाँ पे 2p है वहाँ पे केवल 1p हो जाता है, बाकी सब वहीं रहता है, ये E का मान आता है। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये वाला, ये क्या है? अच्छी स्थिति में है, ये क्या है? निरक्षी स्थिति में है। ध्यान दीजिएगा, तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? ये अच्छी स्थिति में, ये क्या है आपका? निरक्षी स्थिति में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ करने के लिए भी देता है, बड़े क्वेश्चनों में भी देता है, अभी आगे सॉल्व भी कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को किसे प्रदर्शित करते हैं? P से। और जो P की दिशा होती है वह +Q आवेश से -Q आवेश की ओर होती है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह +Q आवेश से -Q आवेश की ओर होती है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? +Q से -Q आवेश की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध बताइए। देखिए, किसी माध्यम की जो वैद्युतशीलता होती है उसको एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं,
कि निर्वात की जो वैद्युतशीलता है उसको एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किसी माध्यम की जो वैद्युतशीलता होती है वह निर्वात की वैद्युतशीलता के k गुना के बराबर होती है। ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं नहीं, ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है के एप्सिलॉन नॉट। तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, ये क्या है माध्यम की वैद्युतशीलता, ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, दोनों में क्या रिलेशन है आप लोगों ने देख लिया है। ठीक, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्या कूलाम का नियम सभी आवेशित वस्तुओं के लिए सत्य है। क्या कूलाम का नियम सभी आवेशित वस्तुओं के लिए सत्य है, तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, कूलाम का जो नियम है वह सभी आवेशित वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है। कूलाम का जो नियम है वह केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कूलाम का नियम किसके लिए सत्य है, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ध्यान दीजिएगा, कूलाम का नियम सभी आवेशों के लिए सत्य नहीं है, केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप लिखिए। यानी कि जो कूलाम का नियम है आप लोग जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है कूलाम का नियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही है कूलाम का नियम। जी हाँ, इसको आपको लिखना है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यार वेक्टर लगेगा इधर 1 2 और इधर लग जाएगा R कैप 1 2। ठीक है, ये है कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म। अगर आपसे कोई पूछे F12 है क्या, तो Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल। ठीक है, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर ये क्या है, बल है। तो ये जो आपने लिखा ये क्या था, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म। इजी था, आई होप ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और आप आसानी से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन सरल थे। आई होप ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से आ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जो लघुत्तरी प्रश्न हैं उनको लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।